अजय जी दिल्ली सरकार में लगातार जीत करके मंत्री भी रहे हैं, केंद्र सरकार में यूनियन कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं, मीडिया डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से हम सब लोग आते हैं, उसके चेयरमैन रह चुके हैं और वर्तमान में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्रेजरर है। मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे साथ आज उपस्थित मंच पर कोंडा रेड्डी सर हैं, भूतपूर्व मंत्री, रमनी जी, वाचन जी और अली मेहदी जी, उन लोगों का भी स्वागत है। मैं अब श्री अजय माकन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग को संबोधित करें। श्री अजय माकन जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं शुरुआत में एक सेंटेंस, एक वाक्य तेलुगु में बोलना चाहूंगा। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में कुछ कमी होगी तो मुझे माफ करना। और वो वाक्य या नारा है, बीआरएस तेलंगानानु अपुला ऊबीलो मुंचिंदी। इंग्लिश में कहेंगे, बीआरएस हैज ड्राउन्ड तेलंगाना इन डेब्ट। बीआरएस ने भरे हुए खजाने से सत्ता में आए और सारा खजाना खाली कर दिया। उसकी दास्तान, उसकी कहानी आज मैं आप लोगों के बीच में सुनाने के लिए आया हूं। और ये इसलिए जरूरी है कि जब तेलंगाना बना था तो उस वक्त ये सोच थी कि आर्थिक रूप से तेलंगाना बढ़ेगा, यहां के लोग खुशहाल होंगे, नौकरियां मिलेंगी, यहां की इकॉनमी और तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन आज स्थिति यह है कि हर तेलंगाना वासी के ऊपर 1,30,000 का कर्ज हर एक तेलंगाना के ऊपर है, जो कि केवल तेलंगाना की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर यहां पे कर्ज में डुबो दिया है हर तेलंगाना वासी को। जब सरकार कर्ज लेती है और उसको जब वापस करना होता है तो वो वापस करने का एक ही तरीका है, टैक्स लगाना। और वो टैक्स लोगों की जेब से ही निकाला जाता है, जो कि 1,30,000 का टैक्स हर एक तेलंगाना वासी के ऊपर, हर एक के ऊपर ये कर्ज, ये बीआरएस की सरकार ने रख छोड़ा है पिछले 10 वर्षों में। किसानों की हालत सबसे खराब है। पूरे तेलंगाना के अंदर 91%, 91% जो किसान हैं वो कर्ज में डूबे हुए हैं। और मैं आपको याद कराना चाहता हूं, ये कांग्रेस की केंद्र की सरकार और कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं जो कि किसानों का कर्ज लगातार माफ करती आ रही हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जिन्होंने 91% किसानों को कर्ज में डुबो दिया है, ये इनकी सरकार के पिछले 10 वर्षों का काम है। अगर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें तो यहां की डिस्कॉम्स अकेले 52,000 करोड़ रुपया, 52,000 करोड़ रुपीस अकेले डिस्कॉम के ऊपर कर्ज है। जेनको ने, जो जनरेशन कंपनी है, उसने 7,378 करोड़ रुपया उन्होंने आगे देना है और वो कर्ज में डूबी हुई है जनरेशन कंपनी। और जो कर्ज में डूबी हुई है जनरेशन कंपनी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए स्टेट के अंदर अगर नाम आता है तो तेलंगाना का नाम आता है। आरके सिंह जो यूनियन पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी पार्लियामेंट में पीछे सभी स्टेट्स का जब लेखा जोखा दिया तो उन्होंने कहा कि ये इतना कर्ज में डूबे हुए हैं यहां पे, इतनी देनदारी है यहां पे डिस्कॉम्स की और जेनको की, कि आगे आने वाले समय में तेलंगाना को बिजली कोई देगा ही नहीं आगे बांटने के लिए। अगर हम दूसरी ओर यहां की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें तो सिंगारेनी कॉलोनीज का और टीएसआरटीसी के दोनों का मिलाकर के 5,300 करोड़ रुपए का कर्ज इनके ऊपर है। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ किसान सारे के सारे कर्ज में डूबे हुए हैं, एक तरफ हर तेलंगाना के
सिटीजन के ऊपर 1,30,000 का हर एक के ऊपर कर्ज है। वहां के बिजली कंपनी इस कर्ज में डूबी हुई हैं, जिनको आगे कोई बिजली देने वाला आगे आने वाले दिनों में नहीं कोई होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हाल इन लोगों ने पिछले 10 वर्षों के अंदर बनाया। और ये जो कर्ज में डूबे हुए हैं उसका असर क्या है? जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, जो अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, उसका नेट रिजल्ट क्या है? उसका नेट रिजल्ट ना केवल कर्ज है, ना केवल बड़े बड़े पैसे वालों की जेबों में पैसे जा रहे हैं, ना केवल भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये सब चीजें तो है ही है, लेकिन उसका असर सोशल सेक्टर के ऊपर खर्चे के अंदर कमी के अंदर नजर आ जाता है। पूरे हिंदुस्तान में जो बजट एलोकेशन है उसमें 14.8%, 14.8% एजुकेशन पे खर्च होता है, पूरे हिंदुस्तान का एवरेज। और तेलंगाना के अंदर मात्र 7.6%, आधा पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो बजट एलोकेशन एजुकेशन पे होता है, तेलंगाना राज्य के अंदर मात्र 7.6% होता है। सोशल सेक्टर इसके अंदर एजुकेशन का हमारा हिट होता है। पूरे हिंदुस्तान में 6% हेल्थ सेक्टर के ऊपर बजट एलोकेशन होता है, तेलंगाना में मात्र 4% का होता है। और तेलंगाना के अंदर जो बजट एलोकेशन भी हुआ है वो भी पूरा खर्च नहीं हो पाता। तो जो की सोशल सेक्टर हेल्थ और एजुकेशन है, दोनों के अंदर बजट के अंदर कटौती पूरे हिंदुस्तान के एवरेज से कम यहां पर दिल्ली में, और अच्छा खासा कम पूरे हिंदुस्तान से यहां पे तेलंगाना के अंदर होता है। जो अम्मा हस्तम प्रोग्राम कांग्रेस के जमाने में जो चलता था, उसमें 9 चीजें, 9 वस्तुएं सबको दी जाती थी। अब जो है उसको अम्मा हस्तम प्रोग्राम में 9 की जगह केवल 1, वो भी चावल सिर्फ दिया जा रहा है। ये सोशल सेक्टर के ऊपर इसका असर, दुष्प्रभाव होता है जब सरकारों के पास में पैसा की पूरे अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी चरमरा जाती है। हम लोगों के समय में जल यज्ञम प्रोग्राम, इरिगेशन का, सिंचाई का, हम लोगों के समय पे हम लोगों ने शुरू किया। इन लोगों ने वो सारे के सारे प्रोग्राम आज स्थगित हो गए, कहीं पर भी वो प्रोग्राम यहां पे तेलंगाना के अंदर नहीं हो रहा है। कांग्रेस के समय के ऊपर इंदिरा जल प्रभा स्कीम लॉन्च करेगी, वो सबकी सब रोक दी गई। राजीव युवा कृणालु स्कीम कांग्रेस के समय के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के लिए, लोगों को स्किल की शिक्षा देने के लिए, युवाओं को देने के लिए करी गई, वो सारी की सारी चीजें रोक दी गई। 104 नंबर मोबाइल मेडिकल कंसल्टेशन सर्विस, जो कि रूरल और ट्राइबल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों के अंदर और ट्राइबल एरिया के अंदर कांग्रेस के समय में शुरू करेगी, वो सारी सारी बंद कर दी गई। तो अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से यहां पे जो सोशल सेक्टर के अंदर जो स्पेंडिंग होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम होना चाहिए, जो सिंचाई के ऊपर खर्च होना चाहिए, इरिगेशन में खर्च होना चाहिए, उन सब के ऊपर रुकावट होगी। और उसका नतीजा ये हुआ, जैसे मैंने कहा कि यहां पे 9 चीजें उस वक्त हमारे कांग्रेस के समय पे बांटी जाती थी, सिर्फ 1 कप चावल दिया जाता है। उसका नतीजा ये हुआ कि इन्फ्लेशन का असर, मार, दोहरी मार यहां पे गरीब लोगों को पड़ी। डबल रेट हो गए हैं इन्फ्लेशन में यहां पे, चाहे वो गैस का हो, चाहे दूध का हो, चाहे चावल का हो, चाहे शक्कर का हो, डबल रेट हो गए पिछले 9 सालों के अंदर। और उसकी डबल मार लोगों को पड़ी है, क्योंकि पहले सरकार की तरफ से मिलता था, अब इस वक्त वो भी मिलना बंद हो गया। और तेलंगाना का जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो हाईएस्ट है पूरे कंट्री के अंदर, पूरे देश में। इतना महंगाई की दर कहीं पर पूरे देश में नहीं है जितनी तेलंगाना के अंदर है। और इन सब चीजों के ऊपर जो सबसे बड़ी मार इन सब चीजों के साथ में सरकार के कामकाज के तरीके की वजह से पड़ रही है कि यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेलंगाना के अंदर सबसे ज्यादा पूरे के पूरे भारत के अंदर। और जो खास तौर पे जो 5 स्टेट्स अभी जो चुनाव के अंदर जा रहे हैं, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15.1% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेलंगाना के अंदर। तो जब यहां पर अर्थव्यवस्था चरमरा गई, सरकार ने सोशल सेक्टर स्कीम्स के ऊपर पैसा खर्च करना कम कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना कम कर दिया, बिजली आगे आने वाले समय में कोई बिजली बेचने को तेलंगाना के अंदर तैयार नहीं है, और 15.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब यहां पर हो गया है, तो किस तरीके से ये लोग सरकार में होते हुए ये कहते हैं कि हमें आप वापस वोट दें, ये हमारी समझ से बाहर है। जिस वक्त स्टेट बना था तेलंगाना, उस वक्त ये कहा गया था कि 65 लाख लोगों को नौकरियां यहां पर दी जाएंगी। तो कहां है वो सारी की सारी नौकरी? 2018 के अंदर
मैनिफेस्टो के अंदर अपने बीआरएस ने कहा था कि हम 3016 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता हम देंगे हर एक बेरोजगार व्यक्ति को। उस हिसाब से एक पैसा जब नहीं दिया, आज यहाँ के युवाओं को 1,70,000 रुपए उसी के बेरोजगारी भत्ता के अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के मिलने चाहिए, अगर इन लोगों को अगर उस वायदे को ये लोग पूरा करें। तो आज यहाँ पर सरकार जो है वो भी हम ये कह सकते हैं कि वो 60% सरकार है। क्यों 60% सरकार है? क्योंकि 40% यहाँ के सरकार की वैकेंसीज ही खाली है, वैकेंसीज भरी नहीं गई। 2 लाख वैकेंसीज तेलंगाना के अंदर सरकारी नौकरी नहीं भरी गई है, 40% के करीब ये खाली बैठे। तो एक तरफ तो जब सरकार के अंदर वैकेंसीज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15.1% है, सभी इलेक्शन गोइंग स्टेट्स में हाईएस्ट है। यहां पर 65 लाख यहां पे बेरोजगारों को कम से कम उस वक्त ये सोचा गया था कि नौकरियां मिलेंगी जब तेलंगाना राज्य अलग से बनेगा, और उसके बाद से ये लोग सत्ता में है। तो क्या इन्होंने यहां पर किया है? आज हम लोग कांग्रेस पार्टी इनसे ही पूछना चाहती है। तो आज इन सब चीजों के साथ हम आप लोगों के पास में आए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन बातों को जो लेकर के आई है, आप इसको अपने अपने अखबारों के या चैनल्स के माध्यम से आप लोग इसको जनता तक के जरूर पहुंचाएंगे। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं।